हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो क्रैश कोर्स चला हुआ है उसका लेक्चर नंबर 3। इससे पहले वाले लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में जाएं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और आप PDF और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल में हिमाचल_ज्ञान सर्च करना है आपको, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर को। पहला टॉपिक रहेगा पॉलिटी एंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि इनमें से कौन सा संशोधन भारत के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपका हुआ था 42वीं अमेंडमेंट, जो कि आपकी हुई थी 1976 में। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और आपने बताना है कि इस टाइम में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया था, तो उस टाइम में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर्स। जस्टिसिएबल इन नेचर्स इनमें से कौन है, क्योंकि ये मैं आपको समझाता हूँ। जस्टिसिएबल इन नेचर मतलब जब भी आपके जो कि हमारे संविधान में दे रखा है फंडामेंटल राइट्स, अगर उनका आपका वायलेशन होता है, हनन होता है, तो आप हाई कोर्ट मतलब आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट एंड 32 के तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को आप वहाँ पे आप जा सकते हैं अगर आपके कोई भी फंडामेंटल का वायलेशन होता है। तो इसलिए ये जस्टिसिएबल हैं। आप इनके के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो कौन से हैं आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं, और इनजस्टिसिएबल इन नेचर कौन से हैं आपके DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनके लिए अगर आपका कोई भी हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि ये वहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ इनजस्टिसिएबल इन नेचर है। तो याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स आपको बताना है कौन से ये पार्ट्स में है, कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग राइट has been removed from fundamental rights and converted to a simple legal right। पहले बताया कि जो पहले फंडामेंटल राइट था उसको अब रिमूव कर दिया है, अब उसको रिमूव करके एक लीगल राइट बना दिया है। तो वो कौन सा है इनमें से? तो ये है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले क्या था, ये एक फंडामेंटल राइट था। अब इसमें भी एक स्टोरी है कि क्यों इसको रिमूव किया गया है, तो अभी मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं इसको बता देता हूँ कि अब इसको रिमूव करके ये एक लीगल राइट है आपका, और ये आता है आर्टिकल 300A में इसको अब इंक्लूड रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इसको जब रिमूव किया गया था तो कौन सी अमेंडमेंट थी? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको रिमूव किया गया था। बस इतना सा आपने इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आता है? पहला है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये आता है आपका। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी आता है आपका। टू प्रमोट हार्मोनी, ये तीनों आते हैं। बचा आपका लास्ट 4th वन, ये आपका टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपका नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। और आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है हमारी? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, और ये पार्ट 4 में आता है, और आर्टिकल आपका 51A में आता है। एंड जो आपकी पहले 10 थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बाद ये आपकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया गया था। ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। ये कैग जो हमारे इंडिया का, इसको कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? तो ये हमारे अपॉइंट किए जाते हैं 6 वर्ष के लिए, 6 ईयर्स। ये होता है 6 ईयर, या फिर ऑप्शन में अगर हो तो 65 ईयर्स तक। इन दोनों में से कोई भी अगर ये 65 एज कंप्लीट कर लेते हैं तो वो इतने तक ही वो रहते हैं, या फिर वो 6 साल के लिए तक उस पर्टिकुलर ऑफिस में रह सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी पहले कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो ऑफिस से हट जाते हैं। और ये आपके कैग जो हैं, ये आर्टिकल 148 से लेके 150 तक ये कैग का आर्टिकल है। नेक्स्ट वन है, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसके कस्टोडियन होता है कि जैसे मान लिया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी पैसा निकालना है, और पैसा निकालना होता है कि जब कोई ऐसी
सिचुएशन आ जाती है कि इमरजेंसी पैसा चाहिए होता है, तो जैसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में लगभग 500 करोड़ रुपीज़ होते हैं इसमें, तो इसमें से अगर कोई भी पैसा निकालना हो तो इसमें किसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इजाज़त इसमें लेने पड़ती है, तभी वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये कस्टोडियन है आपके प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे हमारी कंट्री का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही जो हमारी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम, इनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इनका क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई भी लॉ एक्ट पास करते हैं उसको ही अपनी ये कंपाइलेशन बनाते रहते हैं, तो वो उनका जो भी, जैसे मान लिया आज कोई लॉ बना तो उसकी कंपाइलेशन उन्होंने बना ली, तो इस तरह से उनका जो जैसे चलता रहता है डे बाई डे या फिर कैसे भी सिचुएशन, उनका वही एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे कोई पहले से लिखा हो कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नेक्स्ट वन है आपका इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मैनी मंथ्स एक्सेप्ट द ईयर ऑफ इलेक्शंस। तो कितने मंथ्स के लिए वैलिड होता है ये वोट ऑन अकाउंट, ये होता है आपका 2 मंथ्स के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू है क्या है और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जब हमारे एक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर्स जब ये मतलब ऐसा काम कर देती है कि जिससे जैसे मान लिया उसने कोई फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसी अमेंडमेंट कर दी है, कुछ भी ऐसा वायलेशन कर दिया किसी भी चीज़ में, एक्ट्स या किसी भी जो बिल पास करते हैं, तो उसके लिए फिर जो हमारी जुडिशरी है वो एक जुडिशियल रिव्यू वहाँ पे कर सकती है कि आप ये चीज़ कर रहे हो या गलत है। तो इसलिए ये कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू आया है और ये यूएसए से इसको लिया गया है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने टाइम्स के लिए हम चुन सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 9 बार। कोई भी बार इसमें नहीं है। मान लीजिए इस बार चुन लिया, अगले बार फिर से वो कर सकते हैं, इस बार फिर से कर सकते हैं, तो मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी बार इसमें नहीं है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन पॉलिटी से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ्स क्रस्ट। तो देखिए सबसे ज़्यादा मेटल जो है ना, मेटल नहीं मतलब सबसे अगर पूछा जाए कि अबंडेंट, हाँ वैसे मेटल ही है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका एल्यूमिनियम। बट अगर नॉन मेटल पूछी जाए तो वो सबसे ज़्यादा है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, वो नॉन मेटल है इसलिए यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि मेटल कौन है सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में, वो है एल्यूमिनियम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ये जो रेड डाटा बुक्स होती है इसमें किसको ये क्या चीज़ कंटेन करती है, तो ये है ऑल एंडेंजर स्पीसीज, जितनी भी एंडेंजर स्पीसीज है उसकी एक रेड डाटा बुक बनाई गई है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स विच 2 लैंड मासेस। तो ये स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये कौन से 2 मासेस को अलग करता है, एक है आपका मलाय पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा, इन दोनों को ये अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू सिक्किम आल्सो पासिस थ्रू। अगर लैटिट्यूड अगर आप सिक्किम से पास हो रहा है ना, तो वो हमारी जो स्टेट है दूसरी और कौन इनमें से कौन सी स्टेट है जिससे कि वो भी पास करेगी लैटिट्यूड, तो सिक्किम है, तो इसके साथ में राजस्थान से भी वो पास करेगा, क्योंकि ये दोनों ही उसी ही लैटिट्यूड में आते हैं। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये है आपके वेस्टर्न घाट्स जिनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर किया गया है, तो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न घाट। मैंने बताया आपको वेस्टर्न घाट आपके गुजरात से स्टार्ट होके महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, ये कर्नाटका, सारे ये वेस्टर्न घाट में आते हैं। और मैं बताया था कि केरला की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, और अगर सेम है अगर केरला की पूछ जाए तब भी अनाईमुड़ी है, क्योंकि केरला वेस्टर्न घाट में पड़ता है, और वेस्ट घाट की पूछ जाए तो भी अनाईमुड़ी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक। नेक्स्ट है फाइनल बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड आउटर स्पेस इज कॉल्ड। फाइनल बाउंड्री जब लास्ट वाली बाउंड्री बचती है उसको कहा जाता है मैग्नेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। और जब जिसमें हम रहते हैं उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर। इसके बाद जहाँ पे ओजोन लेयर होती है वो होती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर।
एंड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा वेदर फिनोमेना होते हैं वो भी आपकी जहाँ हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज आल्सो रेफर्ड एज ड्रक्यूल। ये ड्रक्यूल नाम से कौन सी कंट्री जानी जाती है? तो हमारी ये है भूटान, नेबरिंग कंट्री है भूटान। भूटान की आपको कैपिटल बतानी है कौन सी है? भूटान की कैपिटल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वन इज 49th पैरेलल इज बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। ये 49th पैरेलल लाइन जो है किन किन कंट्री के बीच में है? तो ये है आपकी यूएसए एंड कनाडा के बीच में। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। आपको बताना है रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है, मैकमोहन लाइन किसके किसके बीच में है, एंड इसके बाद एक और बच गई हमारी कौन सी है, डुरंट लाइन किसके किसके बीच में है। तीनों के आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, इससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज हाउ डज ला लीना अफेक्ट द पैसिफिक ओशियन। तो ये किस तरह से अफेक्ट करता है? कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका नॉर्वेस्टर्स आर थंडरस्टॉर्म। क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्वेस्टर क्या है, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिएगा क्योंकि नॉर्वेस्टर एक थंडरस्टॉर्म है। एंड विच आर प्रोमिनेंट इन, ये कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन सी कंट्री में, हमारी कंट्री में या और किस कंट्री में आते हैं ये? तो ये है आपके इंडिया एंड बांग्लादेश में, इंडिया एंड बांग्लादेश में ये थंडरस्टॉर्म नॉर्वेस्टर आते हैं। नेक्स्ट है आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड अनदर कौन से पर्सन थे? तो ये पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी एंड वी आर अम्बेडकर के बीच में। तो आपको बताना है कि पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, डेट, पूरी डेट यहाँ पे मेंशन करें। नेक्स्ट है विच गवर्नर जनरल अबॉलिश दी सती सिस्टम इन इंडिया। कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती सिस्टम को ख़त्म किया, समाप्त किया? वो हैं आपके लॉर्ड विलियम वेंटिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज विच लैंड लॉर्ड्स और warrior chiefs in the 7th century were acknowledged as fill in the blanks by the existing kings। कि 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदार और योद्धा प्रमुखों को मौजूदा राजन द्वारा डैश डैश के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये थे आपके समंताज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाई, किसके द्वारा आगरा फोर्ट बनाया गया था? तो ये थे मुगल एम्परर अकबर। एक क्वेश्चन मैंने बताया कि जो इलिटरेट मुगल एम्परर कौन थे? वो भी थे आपके अकबर थे। इसके बाद अकबर, आपको बताना कि अकबर ने जब राजगद्दी पर वो बैठे थे तो वो कितने साल के थे, उस टाइम उनकी उम्र कितनी थी? क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि अकबर के पिता का नाम क्या है, तो वो भी आप बता सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्वेश्चन से। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग दियर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन पंजाब टू ग्रो। बात हो रही है कि जब ब्रिटिश रूल के दौरान उन्होंने कल्टीवेटर को, पंजाब के कल्टीवेटर को क्या ग्रो करने के लिए परसुएड या फिर फोर्स किया था? तो ये थे आपके कॉटन। ऑप्शन नंबर कॉटन, कपास को उगाने के लिए फोर्स किया था। नेक्स्ट वन इज द रेड फोर्ट इन दिल्ली वाज द रेजिडेंस ऑफ एम्परर ऑफ विच डायनेस्टी इन द 17th सेंचुरी। आपको बताना है क्वेश्चन में, ये तो पूछा गया कि रेजिडेंस किसका था ये, तो ये इजी क्वेश्चन है। ये मुगल, जो कि मुगल थे उनका ये रेजिडेंस था। आपको ये बताना है कि रेड फोर्ट किसने बनाया था, कौन से एम्परर थे जिन्होंने रेड फोर्ट बनाया था। नेक्स्ट वन इज इंडियन मुगल पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर। देखिए जो इंडियन मुगल पेंटिंग थी इसका ओरिजिन कौन से मुगल एम्परर के टाइम में हुआ था? तो ये थे हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं। नेक्स्ट है वेयर इज हुमायूंस टॉम इज लोकेटेड। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हुमायूं टॉम किसने बनवाया था। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है ये, हुमायूं टॉम किसने बनवाया था। नेक्स्ट वन इज हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा महाविहारा। नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू किया? तो ये राइट आंसर है कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। तो आपको बताना है कि कुमार गुप्ता कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज गोल गुम्बज वाज डिज़ाइन बाई, कि गोल गुम्बज का डिज़ाइन किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी याकूत ऑफ दावुल। ऑप्शन नंबर डी। और इस टाइम में
शासनकाल किसका था? ये थे आदिल शाह रूल, उनका जो मोहम्मद आदिल शाह रूल था उसके टाइम में, मतलब उन्होंने ही इसको बनाया था और इसके डिज़ाइन दिया था। ये जो यहाँ पर्सन ये जो भी है याकूत ऑफ दावुल, इन्होंने इसका डिज़ाइन दिया था। ठीक है, तो गाइज़ ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे एंड जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी अगर क्वेश्चन आंसर नहीं देना चाहते हैं तो जो भी क्वेश्चन आंसर देता है तो उसके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देख लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।